कोलकाता में ममता का मोर्चा, सड़क पर उतरी मुख्यमंत्री। ईडी की रेड के खिलाफ सड़क पर ममता का मार्च। केंद्रीय एजेंसी ईडी के खिलाफ पहली बार सड़क पर मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, यह ममता स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। जब केंद्र से टकराव हो जाए तो आर पार करने के लिए सड़क पर उतर जाओ। यह ममता स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि जब आर पार की लड़ाई हो जाए तो सड़क पर मोर्चा निकालो, जनता के बीच जाओ। ममता बनर्जी ने फिर वही किया है। इस बार ममता बनर्जी ने ईडी के छापे को मुद्दा बनाया है। ईडी के छापे पड़े टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक पर, लेकिन ममता ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतर पड़ी। हजारों की भीड़ के साथ मुख्यमंत्री का यूं सड़क पर उतरना इस बात का सबूत है कि ममता बनर्जी अब केंद्रीय एजेंसियों के छापे के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली हैं। यही ममता की फितरत है। लड़ने भिड़ने में उनका कोई जोर नहीं। कोलकाता की सड़कों पर उतरने से पहले ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि सम्मान आपसी है। आप हमें सम्मान दें, हम आपको सम्मान देंगे। अगर हमें सड़क पर घसीटेंगे तो हम आपको सहनशीलता, असहमति और लोकतांत्रिक नैतिकता के संवैधानिक विचार की तरफ वापस घसीटेंगे। ममता ने यह पोस्ट तब लिखी जब आज सुबह दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को घसीट कर वहां से हटाया गया। जोर जबरदस्ती बसों में ठूस कर थाने ले जाया गया। पुलिस ने टीएमसी के इन सांसदों के साथ वैसा ही सलूक किया जैसे किसी आम प्रदर्शनकारी के साथ हमेशा करती है। ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस का यह रवैया नागवार लगा। तभी उन्होंने अपनी पोस्ट में मोदी और शाह की सत्ता को एक तरह से चेतावनी भी दी और अपने मंसूबे भी जाहिर किए कि वो डरने वाली नहीं है। दिल्ली में टीएमसी सांसद पुलिस हिरासत में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते रहे, थाना परिसर में बैठकर वीडियो जारी करते रहे, नारेबाजी करते रहे। और उधर कोलकाता में ईडी के छापे के 30 घंटे के भीतर ममता बनर्जी सड़क पर थी। करीब 6 किलोमीटर तक मोर्चा निकालने के बाद ममता बनर्जी ने लंबा भाषण दिया। मोदी, शाह और बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। ममता ने कहा कि कल मुझ पर बड़ा हमला हुआ, सीपीएम राज में भी मुझ पर वैसा हमला नहीं हुआ। मुझे हमलों की आदत हो गई है। हमले से मुझे मजबूती मिलती है। कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा है। बीजेपी के लिए ममता बनर्जी ने दुराचारी पार्टी, जुमला पार्टी, अत्याचारी पार्टी, व्यभिचारी पार्टी, हमलाकारी पार्टी और ऐसे तमाम विशेषणों का प्रयोग किया। कान काटा, दुकान काटार दल, जुमला पार्टी, झमेलार पार्टी, हमलाकारी पार्टी, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, এরকম পার্টি আমি দেখিনি। এটা পার্টি না দোপাটি? কান কাটা, দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, এরকম পার্টি আমি দেখিনি। এটা পার্টি ना दो पार्टी। ममता के रुख से यह साफ हो गया है कि चुनाव के पहले ईडी के छापों को वह सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर मोदी और शाह की सत्ता से दो दो हाथ करने को तैयार हो गई हैं। ममता ने अपने तीखे तेवर के साथ वोट चोरी से लेकर बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी घोषित करने का मुद्दा भी उठाया। লজ্জা করে না? বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলে দিচ্ছেন বাংলাদেশি। লজ্জা করে না? बांग्ला भाषाয় কথা বললেই বলে দিচ্ছেন বাংলাদেশি। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर आज ईडी को नए सिरे से परिभाषित किया। ईडी का मतलब क्या है? एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से यह सवाल भी पूछा गया और जवाब भी दिया गया। एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, द मास्क इज ऑफ, यानी नकाब उतर गया। ईडी समेत सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से ममता बनर्जी का टकराव पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार ममता के तेवर पहले से ज्यादा सख्त है क्योंकि चुनाव सिर पर है। ठीक 3 महीने बाद चुनाव के ठीक पहले टीएमसी के लिए चुनावी स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी आईपैक पर ईडी के छापे पड़े हैं और ममता का दावा है कि इन छापों का मकसद टीएमसी की चुनावी रणनीति से जुड़ी फाइलें और जानकारियों को कब्जे में लेना था और यह सब अमित शाह के निर्देश पर किया गया। ईडी का कहना है कि कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में पीएमएलए के तहत ये छापे मारे गए थे। ईडी का दावा है कि 2020 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद पता चला कि कोयला तस्करी से अर्जित पैसे को हवाला के जरिए
आईपैक को दिया गया, ऐसी और भी कंपनियों को दिया गया और इसी सिलसिले में छापा मारा गया। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि कई साल पुराने मामले की आड़ लेकर ठीक चुनाव के पहले आईपैक पर छापा मारा गया ताकि टीएमसी की चुनावी जानकारियों की फाइल जब्त की जा सके। अब इसमें सच क्या है हमें नहीं पता, या तो ममता जानती हैं या ईडी वाले जानते हैं, लेकिन इतना पूरी दुनिया को पता है कि मोदी और शाह के राज में ईडी और सीबीआई कैसे काम करती है, कैसे विपक्षी नेताओं को दबोचती है, कैसे चुनाव के पहले विपक्षी दलों के पीछे पड़ती है और कैसे विपक्ष की कमर तोड़ने का काम करती है। ईडी जैसी एजेंसियां मोदी राज में 11 सालों से ऐसे ही काम कर रही हैं। इस बार ममता को लगा कि अब टग ऑफ वार का मामला है और तभी ममता बनर्जी अपने लाव लश्कर के साथ कल ईडी के छापे वाली जगह पर पहुंच गई थी और कुछ फाइलें भी अपने साथ ले गई थी। কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। अब दोनों तरफ से मुकदमेबाजी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने आज ही ईडी के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई है। ईडी ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता की शिकायतें कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और इसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर हुई छापों से जुड़ी है। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और विधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके ईडी के अधिकारियों की जांच शुरू कर दी है, या कहें छापे की जांच शुरू कर दी है। और उधर ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस मुद्दे की अर्जेंट सुनवाई की अर्जी लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी और ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई में भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। हाईकोर्ट ने 14 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी है। जस्टिस शुभ्रा घोष की तरफ से केस से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से बाहर जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन फिर भी कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। बाहर भी बहुत सारे लोग थे। तनाव बढ़ने पर जज ने हंगामे वाली स्थिति का हवाला देते हुए सुनवाई किए बिना ही कोर्ट रूम छोड़ दिया। और इस बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। यानी दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति है। बीजेपी ईडी रेड के दौरान ममता बनर्जी की मौजूदगी और फाइल लेकर जाने की घटना को मुद्दा बनाने में जुटी है। दूसरी तरफ ममता है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीएम ने इस तरह का बर्ताव किया, और वाकई पहली बार हुआ कि छापे वाली जगह पर मुख्यमंत्री पहुंच जाए, अंदर काफी देर तक बैठी रहे लाव लश्कर के साथ, राज्य के डीजीपी के साथ, और उसके बाद बाहर एक फाइल लेकर निकल जाए और कहें यह फाइल उनके उम्मीदवार, उनकी पार्टी की जानकारियों से जुड़ी फाइल है। बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ काम किया है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। अगर बीजेपी का यह सवाल वाजिब है तो फिर सवाल यह भी है कि बीते 11 साल में जिस तरह से सिटिंग सीएम से लेकर विपक्ष के दर्जनों नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों ने टारगेट किया, पकड़ा, जेल भेजा, महीनों तक जमानत नहीं होने दी, वो पहले कब हुआ था? ममता बनर्जी ने अगर ईडी के अधिकारियों से कोई फाइल छीनी तो इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन मोदी राज में जिस तरह से ईडी के अधिकारी काम कर रहे हैं उसके बाद ये सवाल बेमानी हो जाते हैं। और हर चुनाव के पहले, ये कोई पहली बार नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के खाते जब्त कर दिए गए थे, सील कर दिए गए थे इनकम टैक्स की तरफ से, और कई पुराने मामलों को मुद्दा बनाकर, ऐसे जैसे चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी है आज की तारीख में, वो चुनाव न लड़ सके या उसके पास, उसके उम्मीदवारों के पास पार्टी फंड में पैसा न हो कि बीजेपी को चुनौती दे सके। तब भी राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे कि मकसद कांग्रेस की कमर तोड़ना है, आर्थिक तौर पर कांग्रेस को बहुत कमजोर करना है।
और हर चुनाव में होता है, अलग अलग एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। राजस्थान चुनाव के पहले राजस्थान में छापे मारे जा रहे थे, हरियाणा चुनाव में के पहले हरियाणा में छापे मारे जाते हैं, बंगाल चुनाव के पहले बंगाल में छापे मारे जाते हैं। हर चुनाव के पहले केंद्रीय एजेंसियां इसी तरह से सक्रिय होती है। महाराष्ट्र में भी छापे मारे गए और उसके बाद छापे मारे जिनके खिलाफ जाते हैं या जिनके परिसर दफ्तर या जिनके व्यावसायिक परिसर में छापे मारे जाते हैं, उनमें से अगर वो नेता अगर बीजेपी के पाले में आ जाए तो फिर बात खत्म। जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अगर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया तो बात खत्म। और ये टीएमसी के नेता आज लगातार यही बात बोलते रहे। हेमंत बिस्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो या फिर अजीत पवार हो, कोई डिप्टी सीएम बना हुआ है साझेदार बनकर उसी सरकार में, जिस सरकार के सबसे बड़े चेहरे, जिस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाले का आरोपी बता रहे थे, सबसे ज्यादा हमले कर रहे थे महाराष्ट्र चुनाव के पहले और अलग अलग चुनाव में, वही अजीत पवार किसके साथ है? वही अजीत पवार बीजेपी के साझेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हमलों के या प्रधानमंत्री मोदी के बयानों के कुछ ही दिन बाद हेमंत बिस्व शर्मा, आज भी मिसाल दी जाती है, बार बार हेमंत बिस्व शर्मा का नाम आता है, जिनके खिलाफ तमाम आरोप थे कि अमित शाह तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगा चुके थे और वो हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री है। शुभेंदु अधिकारी स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे, बीजेपी के राज्य के नेता से लेकर और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर रहे थे, लेकिन आज नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसे लोगों की लंबी मिसाल है। नारायण राणे केंद्र में मंत्री हैं। तो ये टीएमसी के नेता बार बार यही मिसाल दे रहे हैं, यही बता रहे हैं। और जब भी इस तरह की एजेंसी की हरकत होती है, कार्रवाई होती है, तो ये सवाल उठने लगता है, सारी कार्रवाई और सारे छापे विपक्ष शासित राज्यों में या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ क्यों? कई बार समय समय पर इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने रिपोर्ट भी छापी है, सरकार की स्वीकारोक्ति है संसद में। जैसे सरकार की तरफ से माना गया था मार्च 2025 में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, जिनमें 2 साबित हो सके, सिर्फ 2, 193 में 2। और सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको आंकड़े बताए थे कि 6000 केस दर्ज किए गए और 6000 में कन्विक्शन रेट के हिसाब से देखें तो 0.1% कन्विक्शन रेट है। ईडी और इस तरह की एजेंसी किस तरह से काम कर रही है जरा सोचिए। हालांकि इस मामले में जो बीजेपी कर रही है, सच है कि यह छापा टीएमसी के किसी नेता पर, टीएमसी के मुख्यमंत्री पर, टीएमसी के दफ्तर पर नहीं पड़ा था, यह छापा आईपैक पर पड़ा था। और आईपैक एक कंसल्टेंसी फर्म है, वही फर्म जिसके संस्थापक निदेशक प्रशांत किशोर थे। लेकिन वो संस्था, वो कंसल्टेंसी फर्म टीएमसी के लिए काम करती है और ममता बनर्जी का कहना है कि इन छापों का मकसद टीएमसी को कमजोर करना है या टीएमसी से जुड़ी सूचनाएं वहां से इकट्ठा करना, तो जो भी पर्पस हो। यह सवाल सुबह के वीडियो में कहा था, फिर पूछता हूं और फिर यह सवाल उठाता हूं कि उसी प्रशांत किशोर की यह कंपनी थी या इस कंपनी के निदेशक थे जो प्रशांत किशोर बीते 3 साल से बिहार में सक्रिय थे, जिस प्रशांत किशोर ने बिहार में न जाने कितने पैसे खर्च किए अपनी पार्टी खड़ी करने में, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाने में और लगातार 3 साल तक कैंपेन करने में, जिले जिले में। प्रशांत किशोर का अब रिश्ता आईपैक से नहीं है, लेकिन छापे अब आईपैक पर पड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर कोलकाता में कैंप किया करते थे 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन अब प्रशांत किशोर की दूरी है और उसके बाद आईपैक पर छापे। प्रशांत किशोर से किसी ने नहीं पूछा, किसी एजेंसी ने, कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, आईपैक की फंडिंग क्या है। अगर यह मामला 2020 का है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2020 में दर्ज हुआ, तो प्रशांत किशोर का रिश्ता तो अभी कुछ महीने पहले तक था आईपैक से। 2020 में तो था ही, 21 में तो चुनाव भी लड़वाया उन्होंने टीएमसी को। लेकिन आज छापे पड़ रहे हैं और इसलिए मंशा संदिग्ध है और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या एक सिटिंग मुख्यमंत्री का यह तरीका सही है कि अगर ईडी केंद्रीय एजेंसी को छापा मार रही है तो छापे वाली जगह पर पहुंच जाना, फाइल छीन लेना या व्यवधान उत्पन्न करना या अधिकारियों को छापा न मारने देना या राज्य के डीजीपी का वहां पहुंचना या जैसा कि आरोप है डीजीपी की तरफ से ईडी के अधिकारियों को धमकाना, ये सारे सवाल उठाए जा सकते हैं।
लेकिन जिस तरह से ईडी और केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं, जिस तरह से ईडी और केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, उसकी लंबी लिस्ट है। बहुत बार, बीसों बार हमने वीडियो बनाए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले में, ऐसे मामलों में फटकार लगाई। उसके बाद यह सवाल फिर बेबानी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में जो एजेंसियां कभी नहीं जाती, जिनके हाथ पांव फूल जाते हैं बीजेपी नेताओं के दरवाजे पर जाने से पहले, जिस बीजेपी में अकूत दौलत वाले बहुत सारे नेता, उम्मीदवार, सांसद, मंत्री, संतरी होंगे, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, करोड़ों अरबों रुपए जिस पार्टी की तरफ से फूके जाते होंगे, क्या उस पार्टी में करप्शन जीरो है या जीरो करप्शन वाली पार्टी है? क्या वहां कभी छापे मारते हुए आपने सुना ईडी और इनकम टैक्स को? नहीं। तो फिर सवाल उठता है, बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। पिछली बार बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, ऐसा लगा जैसा ऐसा माहौल बनाया गया नेशनल मीडिया में जैसे बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी 77 पर अटक गई। ममता बनर्जी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 210 का आंकड़ा पार कर गई। 2021 के चुनाव की बात कर रहा हूं। और लोकसभा चुनाव में 2024 में बीजेपी को झटका लगा उस बंगाल में, जिस बंगाल में बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीत ली। और इस बार फिर बड़ी चुनौती है। अभी मोदी और शाह को मैदान में उतरना है। बीजेपी पूरी मजबूती और तैयारी से काम कर रही है। तो अब मुकाबला यहां ममता बनर्जी से बीजेपी का है। तो बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि हर तरह से कैसे ममता बनर्जी की घेराबंदी हो। और यही ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब अमित शाह और मोदी के इशारे पर हो रहा है। और ये एजेंसियां टीएमसी को कमजोर करने के लिए या चुनाव में उतरने से पहले टीएमसी की कमर तोड़ने के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं। ये आरोप हैं, कुछ उधर से हैं, कुछ इधर से हैं। दर्शक के तौर पर, सजग नागरिक के तौर पर आप सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए। फिलहाल नमस्कार।